नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जो है वो प्री बोर्ड का जो पेपर है वो प्री बोर्ड वाला पेपर थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने बनाया है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। प्री बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 2025 साइंस के लिए पूर्णांक कितने का है? 80 मिनट का एग्जाम होगा, 3 घंटे 15 मिनट का होगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और आगे इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं सारे। और आगे जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सब में उत्तर एक साथ लिखें। मतलब जिनके आंतरिक अथवा वाले क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चनों में क्या है, एक प्रश्न के तीन चार दे रखे पार्ट, उन पार्टों को उत्तर हम एक साथ लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। इसमें बताया गया ताकि कॉपी चेक करने वाले को थोड़ा दुविधा ना हो। अब देखो सबसे पहले लिखते हैं पहला पार्ट अपना। प्री बोर्ड में है ना, एग्जाम में प्रश्न करोगे ना आप, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में एबीसीडी वाले प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 18 तक। कहाँ है? 1 से 18 तक लिखा ना, 1 to 18, 1 से 18 तक। पहला प्रश्न है, देखो ये फर्स्ट। पहला क्या है? Fe2O3 प्लस 2Al, इससे बनता है Al2O3 प्लस 2Fe। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस एल्यूमिनियम ने इस Fe को हटा दिया, यहाँ से खुद जुड़ गया यहाँ, और इस Fe को निकाल दिया बाहर आ गया। तो जिन अभिक्रियाओं में कोई एक अधिक क्रियाशील एलिमेंट तत्व है, कम क्रियाशील को वहां से हटा दे और खुद उसकी जगह जुड़ जाए, उसको बाहर निकाल दे, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। इसका उत्तर सही उत्तर क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गया अपना। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न सेकंड, लोहे के फ्राई पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे का जो फ्राई पैन है, जहां जिसपे हम कोई भी खाद्य पदार्थ उसको फ्राई करते हैं, उस पर जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करें? देखो ग्रीस लगाकर। अब देखो जंग लगने से बचाने के उपाय है ये कौन से हैं? जंग लगने से बचाने के उपाय है ग्रीस लगा के जंग लगने से रोक सकते हैं, पेंट लगा के रोक सकते हैं, जिंक की परत डालकर रोक सकते हैं, और उपयुक्त सभी सारे कारण है इसमें किसमें? इस जंग से बचाने के लिए। फिर देखो और एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए 2 उपाय लिखिए। तब आपको लिखना है ग्रीस लगाकर रोक सकते हो, पेंट लगाकर रोक सकते हो, लोहे पर जिंक की परत डालकर रोक सकते हैं। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है, साबुन बनाते हैं ना, उसमें साबुन बनने के साथ साथ में अन्य पदार्थ और क्या बनता है? और वो क्या बनता है? ग्लिसरॉल। क्या बनता है वो? अन्य पदार्थ ग्लिसरॉल बनता है, ये ध्यान रखना है। क्या बनेगा? ग्लिसरॉल भी बनेगा। उसके बाद देखो चौथा, कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर विलयन का रंग मलिन हो जाता है, क्यों? कि लोहे की कील है, इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दे, डालने के बाद पूरा जो विलयन क्या है, मलिन मतलब एक मटेरियल से रंग का हो जाता है। कारण क्या है? क्या होगा? कॉपर सल्फेट है ना, ये क्या करेगा, इस लोहे को कॉपर निकल जाएगा और यहाँ लोहा जुड़ जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी तो आयरन सल्फेट बन जाएगा। क्या बनेगा? आयरन सल्फेट बनने से क्या है, ये मलिन रंग का यानी हल्के से भूरे रंग का हो जाता है आयरन सल्फेट बनने से विलयन में। इसके बाद देखो अगला पांचवा प्रश्न, कि जिंक की तनु H2SO4 से क्रिया करवाने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? याद रखो, धातु की H2SO4 से क्रिया करवाएं, धातु की, तो जिंक ले लेगा ये सल्फेट, क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस क्या बन गया? H2। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तीसरा इसका उत्तर क्या हो गया? सही हो गया। इसके बाद देखो अपना अगला छठा क्वेश्चन, छठे में क्या है? कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कार्बन के अपर रूप अलग अलग है, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, कोयला भी है, कोक भी है। इनमें से जो ग्रेफाइट है ना, इस ग्रेफाइट के ऊपर क्या है, हर एक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ध्यान रखना आपको। फिर देखो अगला पॉइंट सातवां, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम क्या काम करते हैं? देखो दो बातें हैं, हमारे पादपों में 2 प्रकार के सवन उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के सवन उत्तक होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम मतलब फै मतलब फूड, और जाइलम जय मतलब जल। तो जाइलम तो करेगा जल का परिवहन, सवन करेगा या परिवहन करेगा, और फ्लोएम करेगा फूड का यानी भोजन का परिवहन करता है। किसका करेगा? भोजन का वहन करेगा कौन? फ्लोएम। तो भोजन का वहन करता है कौन? करता है फ्लोएम। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा इसका, भोजन का वहन करता है। फिर देखो अपना आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें पादप हार्मोन कौन सा है देखना है। इंसुलिन, ये तो मनुष्य की अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन है। थायरोक्सिन,
थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। एस्ट्रोजन जिसको मादा हार्मोन बोलते हैं, ये अंडाशय से निकलता है। साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। ये क्या है? ये एक पादप हार्मोन है। तो ये पादप हार्मोन ने पूछा है, उत्तर चौथा सही हो गया। इसके बाद देखो अपना 9वां प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खालिस्तान को कहते हैं। जब दो तंत्रिका कोशिकाएं है ना, इस प्रकार से दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है ना, ऐसे देखो इस तरह से दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में इस तरह से यूं जुड़ी रहती हैं, आपस में थोड़ी सी टच में रहेगी, यूं थोड़ी सी हल्की सी, और इनके बीच में एक खालिस्तान है। इसके अंदर एसिटिल कोलिन रासायनिक पदार्थ भरा रहता है, जिसके माध्यम से एक कोशिका से आवेग दूसरी कोशिका में जाते हैं। इनके बीच का खालिस्तान है ये खालिस्तान, इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स भी कहते हैं, सिनेप्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्गठन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्गठन यानी सिनेप्स बोलते हैं। उसके बाद देखो 10वां प्रश्न, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? याद रखना, मनुष्य में होने वाली सभी अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे छींकते हम, भोजन देखते मुंह में लार आना है, हृदय का धड़कना है, शरीर में हमारे आहार नाल में भोजन का पाचन होना है, ठीक है ना, उत्सर्जन होना है, ये सारी क्रियाएं शरीर के अंदर हो रही है, श्वसन क्रिया हो रही है, उन पे हमारा नियंत्रण है नहीं, हम उसको अपने हिसाब से रोक नहीं सकते, अपने हिसाब से चला नहीं सकते, वो उस पे हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं, तो उनको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है ना, ये हमारे मस्तिष्क के एक भाग होता है जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किससे होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मेडुला। किससे होता है? मेडुला से होता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। इसके बाद देखो अमीबा में जनन विधि है। अमीबा में जनन वाली विधि कौन सी है? अमीबा में जनन किससे होता है? द्विविखंडन से। एक कोशिका टूटकर दो कोशिकाएं बना देती हैं, दो अलग अलग जीव बन जाए, तो यानी कौन सी होती है? द्विविखंडन के द्वारा अमीबा में क्या होता है? जनन क्रिया होती है, द्विविखंडन। इसके बाद देखो अपना अगला 12वां क्वेश्चन। 12वां में क्या है? आनुवांशिकता का जनक है। किसको बोलते हैं आनुवांशिकता का जनक? मेंडल को। और मेंडल का पूरा नाम पूछ ले कि मेंडल का पूरा नाम लिखिए तो क्या लिखोगे? ग्रेगर जोन मेंडल। क्या लिखेंगे? ग्रेगर जोल मेंडल। मेंडल है ये, ग्रेगर जोल मेंडल, ग्रेगर जोन मेंडल, या मेंडल नाम याद रख लो। मेंडल के द्वारा तो आनुवंशिकता के नियम दिए गए, इसलिए इसको बोलते हैं आनुवंशिकता का जनक, जिसने मटर के पौधे पर काम किया था। और मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम, जिस पर उसने 7 जोड़ी लक्षणों पर अध्ययन किया। कितने जोड़ी पर? 7 जोड़ी लक्षणों पर अध्ययन किया। किसने? मेंडल ने। इसको बोलते हैं आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। अगला क्या? अपघटकों का कार्य क्या है? अपघटकों का कार्य क्या? लिखा पेपर वीडियो सॉल्यूशन ऑन यूट्यूब चैनल आमीन गोरी, इस पे बच्चों को बता देना, इस पे अपना सारा ये मिलेगा, इस पे जो भी है पेपर सॉल्यूशन वगैरह है, क्वेश्चन बैंक वगैरह सारे। अब देखो अपघटक क्या काम करते हैं? हमारे जितने भी चारों तरफ है, जैसे हम कोई जीव मर गया या कोई पेड़ पौधे मर गए, वो मिट्टी मिल गई, धीरे धीरे क्या है, उनको सूक्ष्म जीव क्या है, उसको तोड़ फोड़ के बड़े कार्बनिक पदार्थ उनको छोटे कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं, और वो होते हैं अपघटक। इसका मतलब उन कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर वापस मिट्टी मिला देंगे खाद के रूप में, फिर वापस पौधे यूज करेंगे उसको, फिर मानव यानी मनुष्य यूज करेगा, वापस उस चक्कर में वापस आ जाएंगे वो कार्बनिक पदार्थ। उनका वापस क्या करता है? चक्रीकरण करता है। कौन करता है? अपघटन। तो क्या करेगा? अपघटकों का कार्य क्या है? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पदार्थों का चक्रीकरण। क्या होगा? पदार्थों का चक्रीकरण करते हैं अपघटक, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, 14वें के अंदर क्या है? आकाश का नीला रंग होने का कारण। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के परिकिरण से। याद रखना, जहां रंग आ जाए ना वहां क्या होगा? प्रकाश का परिकिरण ही आएगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, प्रकाश का परिकिरण। उगता हुआ सूर्य या अस्त होता सूर्य लाल रंग का दिखाई देना, प्रकाश के परिकिरण के कारण। अस्त होता हुआ सूर्य लेट तक दिखना, उदय होने से पहले सूर्य का दिखाई देना, वो अपवर्तन से होता है, ठीक है ना। और रंग, आकाश का रंग नीला दिखना वो किससे होता है? प्रकाश के परिकिरण से। सूर्य का लाल दिखाई देना वो भी प्रकाश के परिकिरण से। फिर देखो अगला, विभवांतर को मापने के अंतर। विभव का मापन कौन करता है? वोल्ट मीटर। कौन करता है? वोल्ट मीटर करता है। तो विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर की सहायता से किया जाता है। एमीटर किसका करता है? एमीटर करता है विद्युत धारा का मापन। क्या करता है? एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये विक्षेप का मापन करता है। विक्षेप की साइड में आ रहा है, विक्षेप का मापन गैल्वेनोमीटर से होता है, विद्युत धारा का एमीटर से। और विभवांतर का मापन किससे होता है?
वोल्ट मीटर से। धारा नियंत्रक, ये धारा यानी उसमें प्रतिरोध का नियंत्रण करता है। फिर देखो अगला छठा, किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। कोई चालक तार है, उसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? देखो चालक तार, उसमें प्रतिरोध है, यानी धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? एक चालक तार की लंबाई कितनी है, कितना लंबा है, तो चालक तार की लंबाई पर। चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उस पर निर्भर करेगा। चालक तार है, उसकी प्रकृति धातु किस नेचर की है? अगर चांदी होगी तो प्रतिरोध का मान कम, चालकता ज्यादा होगी। अगर लोहा होगा, प्रतिरोध का मान ज्यादा, चालकता कम होगी। इस तरह से प्रतिरोध का मान धातु की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। तो क्या लिखेंगे? और तापमान पर भी निर्भर करता है, ध्यान रखना। तो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, सही है। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सही है। उसके ताप पर निर्भर करता है, सही है। इसका मतलब सब पे निर्भर करता है। हमारा उत्तर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। हमारा सही उत्तर हो गया उपयुक्त सभी। इसके बाद देखो अपना सातवां, एमीटर को परिपथ में सदैव कैसे संयोजित किया जाता है? एमीटर है ना, इसको विद्युत परिपथ में कैसे क्रम में लगाते हैं? एमीटर को लगाते हैं हमेशा कैसे? श्रेणी क्रम में। याद रखना, ये कैसे लगाते हैं? एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में। तो वोल्ट मीटर को लगाते हैं समांतर क्रम में और एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर देखो अपना लास्ट 18वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, एबे सदा वाले में 18 प्रश्न आएंगे आपके। लास्ट 18वां देखो कौन सा है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी चालक, चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसमें बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम पढ़ा होगा आपका, बायां हाथ का नियम। मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा एक दूसरे के लंबवत रखें, तब अंगूठा क्या करता है? क्या करेगा अंगूठा? बल की दिशा को दर्शाता है, ये है ना। ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और ये क्या दर्शाता है? धारा की दिशा को दर्शाता है, इस तरह से, है ना। तो कौन दर्शाएगा? ये फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, इस तरह से। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, भी काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहां तक हो गया अपने ऑब्जेक्टिव 18 प्रश्न पूरे हो गए। इसके बाद 6 क्वेश्चन आएंगे आपके रेगिस्तान खालिस्तान वाले, 6 प्रश्न आएंगे इसे। और 6 क्वेश्चन आएंगे ना, देखो पहला लिखा हमने कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली से सुरक्षा करती है। क्या करती है? सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों से? हानिकारक कौन सी? पेरा बैंगनी विकिरणों से। कौन सी से? पेरा बैंगनी विकिरणों से। क्या लिखेंगे? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पेरा बैंगनी विकिरणों से क्या करती है? सुरक्षा करती है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। इसके बाद 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? अब देखो 1 किलोवाट, किलो मतलब 1000, वाट घंटा, तो 1000 गुणा 3600 कर दें। क्या कर दें? 3600 गुणा 1000, 3 2 5, एक यहाँ 3.6 कर दे यहाँ 3.6 10 की पावर 6, 3.6 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, जो 1 यूनिट के बराबर होती है लाइट की। फिर देखो पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को कहते हैं। इस तरह से है ना, विद्युत तार के यूं बेलनाकार ऐसे लिपटी हुई, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं इसको? इसको परिनालिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर क्या आ जाएगा? खालिस्तान में लिखना आपको परिनालिका। क्या लिखना खालिस्तान में? खालिस्तान में लिखना आपको परिनालिका लिखना है, ध्यान रखना है। फिर देखो नर में हार्मोन, नर में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। नर में पाया जाने वाला हार्मोन है, कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है नर में। फिर देखो श्वसन एक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन क्रिया होती है ना, शरीर में भोजन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, भोजन जलता है, उससे हमें क्या ऊर्जा या उष्मा मिलती है। और वे अभिक्रिया जिनमें उष्मा बाहर निकले ना, उनको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कौन सी है ये? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन एक क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? उष्माक्षेपी। तो श्वसन क्या है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर देखो एक स्थलीय, अगला छठा, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित, यानी
सूर्य से प्राप्त होने वाली, हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना भाग आगे वाले स्तर में जाएगा? कितना आता है? 10% भाग। कितना? 10% भाग ये है आगे वाले खाद्य स्तर में संचित होता है, जिसको बोलते हैं 10% का नियम। तो यानी जब ऊर्जा एक ट्रॉफिक लेवल, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाता है, तब उस ऊर्जा का 90% भाग तो उष्मा के रूप में उसकी हानि हो जाती है। 10% भाग ही अगले पोषक स्तर के अंदर क्या है? संचित हो जाता है। फिर उसका आगे 10 का फिर आगे वापस 90% लॉस हो जाएगा, फिर उसका आगे 10% फिर उससे अगले लेवल में जाएगा। इसका मतलब हर एक स्तर पर क्या है? 10% ऊर्जा का क्या होता है? अगले ट्रॉफिक लेवल या अगले ऊर्जा स्तर में क्या होता है? संचित होता है या संचय होता है। इसको बोलते हैं 10% का नियम कहते हैं। तो ये हमारे 18% हो गए कौन से? अवैध वाले। और अपने 6% क्या हो गए? ये खालिस्तान वाले हो गए 6%। ठीक है ना। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगले क्या है? तीसरा क्वेश्चन, खंड ब। तो खंड ए में क्या है? अवैध वाले और खालिस्तान रहे। खंड ए पहले कॉपी जब आप क्वेश्चन करें ना कॉपी में, तो ऊपर लिखना पहले खंड ए लिख के फिर प्रश्न नंबर 1 लिख के उसके बाद नंबर 1 फिर 2 3 ऐसे सब उत्तर लिखने। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसके बाद खाली स्थानों के उत्तर लिखने। उसके बाद लिखना खंड बी, भैया ब में फिर पहला प्रश्न लिखेंगे। यहाँ प्रश्न नंबर 3 लिख के क्या लिखेंगे? प्रश्न नंबर 3 लिखा, लिख के फिर लिखेंगे नंबर 1। और पहला प्रश्न क्या है? अब देखो ये प्रश्न जो है ना, ये लगभग क्या है? 11 12 प्रश्न है ये लगभग। कितने? 12 क्वेश्चन है ये, अति लघुतरात्मक वाले, जो कि एक नंबर के होंगे 12 प्रश्न। ठीक है ना। और इनमें सिर्फ आपको एक शब्द का उत्तर देना है, 1 2 शब्दों का, ज्यादा नहीं देना है। देखो पहला क्या है कि सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम व सूत्र लिखिए। सिरके में अम्ल कौन सा होता है? CH3COOH। और इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। तो सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है, ध्यान रखना है। फिर देखो दूसरा, खाद्य सामग्रियों की पैकिंग करते समय किस गैस को काम में लिया जाता है? कौन सी गैस काम में लेते हैं? नाइट्रोजन। कई बार देखते हो ना आप, चिप्स वगैरह खाते हो, बिंगो खाते हो, कुरकुरे खाते हो, उनके अंदर है ना 2 4 चिप्स होती है, बाकी उसमें हवा भरी रहती है। तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? वो नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरते हैं? तो अगर आ जाए ना खाद्य सामग्रियों के पाउच में कौन सी गैस को काम में लिया जाता है, तो क्या लिखेंगे? कौन सी गैस काम में लेते हैं? कौन सी लेंगे? नाइट्रोजन गैस को काम में लिया जाता है। उसके बाद देखो तीसरा, एक्वारेजिया क्या है? अगला प्रश्न क्या है? एक्वारेजिया क्या है? और एक्वारेजिया क्या है? इसको अम्लराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अम्लराज, अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लराज। और इसमें क्या होता है? 3:1 में। और क्या होता है? नाइट्रिक एसिड प्लस HCl। तो 3 भाग तो नाइट्रिक एसिड के और 1 भाग HCl का, 3:1 में मिलकर क्या बनाते हैं? एक्वारेजिया। इन दोनों का मिश्रण कहलाता है एक्वारेजिया। और ये सबसे प्रबल अम्ल होता है। इसके अंदर सोना, प्लेटिनम, एक्री धातु जो होती है ना, जो क्रिया नहीं करती, वो भी इसके अंदर क्या है? घुल जाती है, घुल जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखो अगला चौथा प्रश्न, फोर्थ में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करो। CO2 है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है हमें। ये कौन सा आ गया? नोट तो खोलना ही है। तो क्या करनी है? इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, तो CO2 इस तरह से इसकी हमें बनानी है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ऐसे लिखेंगे देखो यू, इसकी आपको संरचना आनी चाहिए। ये होता है CO2 की संरचना में ऐसे। और अगर ये संरचना है तो देखो इसकी आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हो। एक कार्बन, और जहां पर आपको एक डंडा दिख रहा है एक बंद, वहां पर आप ऐसे लिख दो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ O ऐसे, फिर O के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इधर भी ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर O है, O के पास 2 लोन पेयर है ऐसे। इस तरह से ये बन गई क्या है? CO2 की बन गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर चाहो तो आप ऐसे बना लो, चाहे ऐसे करके। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 4 4 8। O के भी ऐसे 8 करें ऐसे, 4 4 8। इधर वाले O के भी 4 और 4 8, इस तरह से।
क्या बन गई ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी इलेक्ट्रॉन दर्शाते हुए बिंदु के रूप में इसकी संरचना आपको बनानी है। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। रक्त दाब मापने के लिए कौन से यंत्र काम में लेते हैं, नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, स्पाइगनो मैनोमीटर। क्या नाम है, इसको बोलते हैं स्पाइगनो मैनोमीटर। कई बार देखते हैं डॉक्टर वगैरह हाथ के पट्टा से लपेट के हवा भरते हैं, हवा भर के फिर कान में लगा के स्टेथोस्कोप है और यहाँ लगा के आप चेक करते हैं हार्ट बीट वगैरह, तो वहां फिर हार्ट बीट से यानी या फिर हाथ के लगा के चेक करते हैं स्टेथोस्कोप कि किस तरह से आपकी हार्ट बीट तेज चल रही है धीरे चल रही है, उसके आधार पे क्या रक्त दाब का मापन करते हैं। और रक्त दाब का मापन करने के लिए किसको यूज करते हैं, स्पाइगनो मैनोमीटर काम में लिया जाता है। उपकरण का नाम याद रखना, स्पाइगनो मैनोमीटर। फिर देखो मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, मधुमेह यानी जिसको डायबिटीज या बोलते शुगर, और ये किस हार्मोन की कमी से होता है, ये होता है इंसुलिन। इंसुलिन उल्टा प्रश्न आता कई बार, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है, मधुमेह या शुगर होता है। यह कह देंगे इंसुलिन हार्मोन मनुष्य में कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, किससे होता है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। किससे होता है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है, इसलिए मधुमेह रोग नहीं होता। इसलिए इंसुलिन अगर कम हो जाए ना तो क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। तो मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। फिर देखो अगला 7वां, माँ के शरीर में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है। माँ जो होती है ना, उसमें शरीर में उसके शरीर में बच्चादानी बच्चा जो होता है, उस बच्चे को पोषण मिलता है, वो माँ से मिलता है। और माँ से वो पोषण किस संरचना के द्वारा मिलता है, जब देखते हैं ना आप, बच्चा जब पैदा होता है उसके बोलते नाड़ियों काटते हैं, काटने के बाद बोलते हैं हमने सुंडी वाला भाग बोलते हैं, नाभि वाला भाग, तो वहां से उसको पोषण मिलता है और उसका एक नाम है। क्या नाम है, याद रखना नाम, क्या नाम है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरा। अपरा, ये इंग्लिश का नाम क्या है, इंग्लिश का नाम आप हिंदी में लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। याद रखो, माँ के शरीर में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है, अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। फिर देखो अगला 8वां, एकल संकर प्रयोग में लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात लिखिए। एकल संकर प्रयोग जो है ना, उसमें लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात लिखना है। एकल संकर प्रयोग क्या है, एकल संकर प्रयोग, एकल संकर प्रयोग ये है। और इससे हमें क्या लिखना है, एक तो इसका लक्षण प्ररूप अनुपात, जिसको इंग्लिश में एक नाम है, कई बार इसका इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखा हुआ आता है, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, हिंदी में लिख देंगे फिनोटाइप। और एक होता है जीन प्ररूप अनुपात, एक क्या है, जीन प्ररूप अनुपात, जिसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। हिंदी में लिखा हुआ है ऐसे जीनोटाइप, जीनोटाइप। अब एकल संकर प्रयोग में लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3:1। 3 क्या है, लंबे पौधे, और एक क्या है, बोना पौधा, एक है ये बोना पौधा। तो पहले अपने प्रभाविता का नियम, उसके बाद पृथक्करण का नियम किया ना मेंडल ने, पृथक्करण के नियम उसने देखा कि 3 पौधे लंबे और एक पौधा क्या है, बोना प्राप्त होता है। और उसको फिर उसने जीन देखा, उसका जीन चेक किया, और जीन चेक किया ना, तब देखो ऐसे आया 1:2:1, इस तरह से। एक पौधा क्या है, एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे क्या हो गए, ये अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबा, और एक क्या हो गया, बोना, इस तरह से। तो 1:2:1 ये आ जाए ना, ये तो है कौन सा, जीनोटाइप। और 3:1 आ जाए, ये क्या है, फिनोटाइप। या लक्षण प्ररूप अनुपात या बोलते हैं जीन प्ररूप अनुपात, आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला, लेंस क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता है ना, उसका मात्रक क्या होता है, डायप्टर। क्या लिखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक लिखते हैं डायप्टर। क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है।
फिर स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आकाश जो होता है ना, उसका आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? हम देखो इसमें दो तीन लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण वायुमंडल के धूल के कणों पर गिरती है तो ये धूल के कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। अगर आप चाहो ना तो एक लाइन लिख सकते हो ऐसे, एक ये लिख सकते हो पूरी। और अगर आप कहते हैं इतनी लंबी हम नहीं लिखेंगे तो आप एक लाइन लिख सकते हैं ऐसे, प्रकाश के प्रकीर्णन से। क्या लिखेंगे? प्रकाश के प्रकीर्णन से। क्या लिखेंगे? स्वस्थ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन से होता है। फिर देखो अगला 11वां, छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। चित्र बनाना है, क्या हुआ? हाँ, ये देखो ऐसे चुंबक बनानी है आपको, एन ये एस चुंबक बनानी है। और चुंबक से आपको चुंबकीय बल रेखाएं निकालनी है। चुंबकीय बल रेखाओं का डायग्राम बनाना है आपको ऐसे, इस तरह से। एक दूसरे को बल रेखाओं को काटना नहीं है, ध्यान रखना है, इनको आपस में काटना नहीं है, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान रखना, आपस में इनको काटना नहीं है। इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं किधर निकलेगी? उत्तर से निकलती हुई दक्षिण की तरफ जाएगी। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ। ये डायग्राम बनाना है आपको। और अगर चुंबक के भीतर पूछ ले, चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर होगी? चुंबक के भीतर यहां से प्रवेश किया, इधर आएगी ऐसे। तो चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, फिर बाहर उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। ध्यान रखना, सीधा आ जाएगा ना। चुंबक में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताइए, तब उत्तर से दक्षिण की तरफ। और अगर ये आ जाए चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताइए, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना इस सेक्शन बी है ना, इसका तीसरे क्वेश्चन का 12वां प्रश्न लास्ट। और ये क्या है? किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 600 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश क्या होगा? आवेश निकालना आपको। देखो आवेश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बराबर ऐसे लिखते हैं, आवेश जिसको लिखते हैं क्यू से लिखेंगे। आवेश बराबर क्या लिखते हैं? धारा इनटू टाइम, समय। यानी धारा किस में? एम्पियर में, इनटू टाइम किस में है? सेकंड में। अब देखो आवेश निकालना है, क्यू बराबर धारा कितनी है? 0.5 एम्पियर है ना, 0.5 एम्पियर की धारा है, 0.5 एम्पियर इनटू टाइम कितना है? 600 सेकंड है ना, 600 सेकंड, 600 क्यू बराबर क्या आ जाएगा? गुणा कर दो इनको, 6×5 = 30, तो कितना हो गया? 30, फिर आगे 2 0, इस तरह से। अब एक के बाद पॉइंट लगा दे, ये लगभग क्या आ गया? 300। कितना आ गया? इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ गया? क्यू बराबर 300 कूलाम। आवेश का मान क्या गया? 300 कूलाम आ जाएगा, इसे 300 कूलाम हमारे पास उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे क्या हो गए? ये बी खंड में प्रश्न नंबर 3 के हमारे 12 प्रश्न पूरे हो गए, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न नंबर 4, लघुत्रात्मक प्रश्न शुरू हो गया, 2 नंबर वाले, ठीक है ना।
किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। पदार्थ X का नाम बताइए, सूत्र लिखिए, और ऊपर दी पदार्थ X की जल से क्रिया लिखिए। पदार्थ X है ना, इसका उपयोग सफेदी करने में करते हैं। सफेदी करने के लिए क्या लाते हैं? घरों में कड़ी लाते हैं। कड़ी का फॉर्मूला क्या होता है? X बराबर क्या होगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना बोलते हैं। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना कहते हैं, चूना। ये X हो गया। अब X की जल के साथ क्रिया करवाएं, सेकंड। दूसरा प्रश्न क्या है? X की जल के साथ क्रिया, तो जल, पहला तो ये हो गया। दूसरे का उत्तर जल के साथ क्रिया, ये बन जाएगा ऐसे CaOH2। फिर क्या बन गया? चूने का पानी, चूने का पानी, जिसका उपयोग सफेदी करने में करते हैं। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला नाम कैल्शियम ऑक्साइड या चूना। दूसरे का उत्तर X की जल से क्रिया, इसकी जल से क्रिया करवाई, चूने का पानी बनता है। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखो अपना अगला 5वां प्रश्न। तो 5वें में क्या है? तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। तांबे का विद्युत अपघटन से तांबे का निष्कर्षण करते हैं ना, उसका आपको बनाना है डायग्राम। डायग्राम में देखो ऐसे, इस तरह से। पीछे मैंने आपको सॉल्यूशन में करवाया है ये, इस तरह से। एक पात्र लेंगे, है ना, और इस पात्र में दो लगा देंगे इलेक्ट्रोड, इस तरह से। दो इलेक्ट्रोड जोड़ देंगे, यूं दो इलेक्ट्रोड हैं, इस तरह से। और इसमें जल डाल के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इसमें, और यहाँ लाइट पास करेंगे इसमें से, ठीक है ना। यहाँ से बैटरी जोड़ देंगे, ये प्लस और ये माइनस, इस तरह से। और ये क्या है? एनोड। प्लस वाला जोड़ा है वो एनोड हो जाएगा, ये एनोड। और ये माइनस जोड़ा है, ये हो जाएगा कैथोड, कैथोड। और एनोड जो होता है ना, इसको बनाते हैं अशुद्ध तांबा, अशुद्ध कॉपर, जिसका हमें शुद्धिकरण करना है ना, अशुद्ध तांबा, उसका इलेक्ट्रोड बना के इसमें लगा देंगे एनोड में। और कैथोड जो होता है, ये होता है शुद्ध तांबा, ये शुद्ध तांबा कैथोड के रूप में। शुद्ध तांबा जो होता है ना, उसका बना के डंडी इलेक्ट्रोड के रूप में, और इसको लगा देंगे इसमें विलेन के अंदर, शुद्ध तांबा। और यहाँ से है ना, कॉपर कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, निकल निकल के। और यहाँ इसके नीचे है ना, यहाँ जो अशुद्धि है ना, सारी नीचे इकट्ठी हो जाएगी यहाँ। इसको बोलते हैं एनोड पंख। पीछे मैंने आपको डायग्राम बनाया सुंदर सा, वो देख लेना आप। इसको एनोड पंख बोलते हैं। ये आपको डायग्राम बनाना है तांबे के विद्युत निष्कर्षण का या परिष्करण का, ठीक है, या शुद्धिकरण का। तांबे के शुद्धिकरण का डायग्राम है ये। इसके बाद देखो अपना अगला, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण लिखिए। क्या लिखेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या लिखेंगे? वे ऑक्साइड, वे ऑक्साइड, वे ऑक्साइड जिन जो वे ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण रखते हो, दोनों गुण रखते हो, गुण रखते हो, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे दो लिखने उदाहरण, जैसे लिख दो आप, एक तो लिख दो एल्यूमिना Al2O3, एक PbO लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारे क्या उभयधर्मी है ये। इनमें दो लिख दो आप कोई भी, ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, ठीक है। Al2O3 एल्यूमिना बोलते हैं, PbO ठीक है, PbO लेड ऑक्साइड, और ये ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इनमें से दो लिख दो आप उभयधर्मी ऑक्साइड, जिनमें अम्लीय गुण भी होता है और क्षारीय दोनों गुण रखते हैं, उनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। दो उदाहरण लिखने। फिर रक्तदाब क्या है? धमनी व शिरा में कोई चार अंतर लिखिए। पीछे लिखाया मैंने आपको, देखो रक्तदाब क्या है? रक्तदाब क्या है कि हृदय है, क्या करेगा? हृदय रक्त को एक प्रेशर के साथ धमनियों में क्या करता है? संचरित करता है।
और उस हृदय के द्वारा उस धमनियों पे लगने वाला दाब रक्त दाब कहलाता है। क्या लिखेंगे, देखो मैं बोल देता हूं, मैं आप लिख लेना। क्या लिखोगे, हृदय संकुचन व विकुचन के द्वारा, जब तो ऐसे लिखना, तो 2 लाइन लिख लेना, ऐसे लिखना कि हृदय संकुचन क्रिया के द्वारा रक्त को धमनियों में प्रेषित करता है, जिससे धमनियों में रक्त का दाब लगता है, जिसे रक्त दाब कहा जाता है। एक तो ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या लिखना है, धमनी व सीरा में कोई 4 अंतर, 2 पूछेंगे आपसे, 4 याद कर लो, अधिक से अधिक 4 है। अब धमनी और सीरा में आप क्या करो, एक तरफ लिखो धमनी, एक तरफ लिखो सीरा, टेबल बनानी है। धमनी में क्या लिखोगे, इनमें शुद्ध रक्त बहता है। सीरा में क्या लिखोगे, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा सेकंड क्या करेंगे, धमनी में ये रक्त को हृदय से अंगों तक लेके जाती है। क्या लिखेंगे, धमनी में दूसरा, ये रक्त को हृदय से अंगों तक लेके जाती है। सीरा में क्या लिखेंगे, ये रक्त को अंगों से हृदय तक लाती है, उल्टा है बस। सीरा में क्या लिखेंगे, ये रक्त को अंगों से हृदय तक लाती है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा क्या है, धमनी की दीवारें मोटी होती है। तीसरा क्या लिखेंगे, धमनी की दीवारें मोटी होती है। सीरा में क्या लिखेंगे, सीरा की दीवारें पतली होती है। चौथा क्या लिखेंगे, धमनी में रक्त का दाब अधिक होता है। सीरा में क्या लिखेंगे, सीरा में रक्त का दाब कम होता है, ऐसे लिख लेंगे। फिर धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, सीरा में कपाट पाए जाते हैं। ऐसे आपको 4 अंतर याद होने चाहिए। एग्जाम में अधिक से अधिक 4 और कम से कम आपसे 2 अंतर पूछेंगे, आपको आने चाहिए। ठीक है ना, कर लोगे ना ये मैंने पीछे करवा दिया आपको सोल्यूशन वाले में, बार बार लिखने का कोई तुक नहीं है। ये नॉर्मल पर्सन है जो आप कर सकते हो आराम से, है ना। मैंने बोल दिए, वीडियो को आप रोक रोक के ऐसे अपनी अलग कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, फिर देखो, मानव लिंग हार्मोनों के नाम लिखिए। नर मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाइए। मानव के लिंग हार्मोन का नाम क्या होता है बताओ। मनुष्य में लिंग हार्मोन का नाम, जिसको नर हार्मोन बोलते हैं। मनुष्य में लिंग हार्मोन, एक तो नर हार्मोन, लिंग हार्मोन में ना एक तो नर हार्मोन और एक है मादा हार्मोन। और लिंग हार्मोन का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टेस्टेरोन। क्या बोलेंगे, टेस्टेस्टेरोन बोलेंगे। और मादा हार्मोन का नाम क्या लिखते हैं, एस्ट्रोजन। मादा का नाम क्या लिखेंगे, एस्ट्रोजन। और देखो डायग्राम बनाना है जिसमें विभिन्न ग्रंथियों को दर्शाता हुआ चित्र बनाना है हमें। 5 मिनट और को 5 मिनट ऐसे, है ना। आप अपना डायग्राम बना लेना, अपनी नाक आंख जो भी है, इस तरह से दर्शाता हुआ एक आपको एक डायग्राम बनाना है। बस मंगाओ, मैं आ रहा हूँ, किधर मंगा ले, इस तरह से, है ना। और ये हाथ इस तरह से बना लेना, थोड़ा यूं लगेगी हाँ कि ये। अब देखो इसमें कौन कौन सी ग्रंथि है, इन ग्रंथियों को दर्शाता हुआ चित्र बनाना है आपको। यहाँ देखो यूं इस तरह से, यहाँ कर देंगे पहले पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, जिसको प्यूटिटरी ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। दूसरा नाम क्या लिखेंगे इसके पास ही, यहाँ पर पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। फिर गले में यहाँ पर होती है कौन सी, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि गले में, थायराइड ग्रंथि। फिर यहाँ वक्ष में होती है, यहाँ वक्ष वाले भाग, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। फिर यहाँ पाचन वाले भाग में है ना, यहाँ होता है अग्नाशय ग्रंथि, पाचन वाले भाग में, जिससे इंसुलिन का स्रावण होता है। अग्नाशय ग्रंथि जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करती है। फिर यहाँ पर किडनी होती है 2, है ना, इसे 2 किडनी बना देंगे, उसके ऊपर ग्रंथियां मिलती है ऐसे, ऊपर वाली ये ग्रंथि, इनको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, जिससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, जिसको संकट मोचक हार्मोन भी कहते हैं। संकटकालीन परिस्थितियों में रक्षा करने का काम करता है, इसको संकट मोचक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ जनन वाला भाग है, और यहाँ पर इसमें वर्षण, एक जोड़ी वर्षण होते हैं, 2 वर्षण, जिससे नर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है, स्रावण। ये ग्रंथियों के नाम और ऐसे डायग्राम बनाना है आपको, बना सकते हो।
किताब से देख सुंदर बना सकते हो, मैंने तो ऐसे जनरल बनाया है, ऐसे कानपुर बना लेना आप। उस किताब में आपको ऐसे फ्रंट ऐसे चित्र बन ऐसे आदमी बना के ऐसे और ऐसे बना सकते, साइड में बना के ऐसे बना सकते। आप चाहो वैसे अपने को एक दर्शाना है बस, ऐसे बना लेना चाहिए, कोई गलत नहीं करे, एग्जाम में बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है, मुकुलन किसे कहते हैं? हाइड्रा में मुकुलन को सचित्र समझाइए, है ना। तो हाइड्रा में जन्म जो होता है ना वो मुकुलन से होता है। इस तरह से देखो, ये हाइड्रा होता है ऐसे, इस तरह से ये हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। और क्या होता है हाइड्रा में, इसके इसके शरीर में छोटा सा एक गांठ निकलती है बाहर। क्या निकलती है? छोटी सी गांठ, जिसको मुकुल बोलते हैं। इसे देखो, यूं हाइड्रा है ये, इस तरह से ये बना लेना आप। इसमें छोटी साइड में कैसे गांठ, इसको बोलते हैं मुकुल। और फिर इस तरह से सुनील को बोल दे वो, तो ऐसे यूं, फिर ये इस तरह से, और फिर अगली अवस्था में दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये तो पुराने वाला हाइड्रा डायग्राम आप किताब से देख लेना, और बाकी है ना। और ये नए वाला हाइड्रा बन गया इसे, इस तरह से, इस तरह से। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है? ये मुकुल है। ये क्या है? ये मुकुल है। हम क्या देखो, क्या लिखना आपको, इसकी लैंग्वेज क्या लिखनी है कि हाइड्रा में एक छोटा सा उभार बाहर निकलता है जिसे मुकुल कहा जाता है, और ये उभार बढ़कर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर देता है, जिससे इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि से होता है। लिख के आपको ये डायग्राम बनानी है, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा बस 2 लाइन। मानव में लिंग निर्धारण, अगला क्या है, मानव में लिंग निर्धारण को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। पीछे मैंने आपको देखो बता दिया, ये बातें बार बार बताने की नहीं है। मनुष्य में लिंग निर्धारण है ना, ऐसे लिखते हो आप कि 44XX महिला में क्या होते हैं, ये महिला 44XX, और पुरुष में क्या होते हैं गुणसूत्र 44XY। और फिर जब पहले युग्मक बनेंगे इनसे, तो बनेंगे तो 22XX 22XX, दोनों सेम बने महिला में। तो पुरुष में क्या बना है 22X, और दूसरा 22Y बना है ये। और इनके बीच में क्या होगा फिर निषेचन होगा। तो अगर महिला का 22X पुरुष के 22X से मिल जाए, कितना हो गया 22 और 22 44XX। अगर महिला का 22X पुरुष के 22Y से मिल जाए, तब कितना हो गया 44XY हो गया। अगर महिला का 22X पुरुष के 22X से मिल जाए तो 44XY, और इसका अगर वापस मिल जाए 22 से तो 44XY। अब ये तो क्या है पुत्री, ये क्या है पुत्र, फिर ये क्या है पुत्री, ये क्या है पुत्र, इस तरह से। तो महिला और पुरुष में पुत्र या पुत्री होने की संभावना है वो क्या है 50-50%। देखो 2 पुत्र 2 पुत्रियां, तो पुत्र या पुत्री होने की संभावना 50-50% होती है। और देखो महिला में दोनों 22X ये, पुरुष में 22X और 22Y है। पुरुष का जो 22Y गुणसूत्र है ना, ये 22Y ये शुक्राणु है, ये महिला के 22X किसी भी अंडाणु से मिले तब पुत्र का निर्माण होता है। तो पुत्र के निर्माण के लिए 22Y चाहिए, Y चाहिए, और Y केवल पुरुष में होता है। इसलिए पुत्र हो या नहीं हो ये पुरुष पे डिपेंड करता है, नहीं कि महिला पे। कई बार बोलते हैं ना ये लुगाई तो लड़की लड़की हो दूसरी ले आऊंगा, तो महिला बदलने की आवश्यकता नहीं है, किसको बदलो पुरुष बदलो। तो ये पुरुष में है ये, तो पुत्र होना या ना होना ये पुरुष पे डिपेंड करता है। महिला में दोनों सब कुछ सेम है, ये 22X। इस तरह से आपको डायग्राम बना के बताना है, ये नहीं लिखना है कि पुरुष पे डिपेंड करता है, ये तो मैंने बताया मैंने आपको। क्या लिखना है कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, महिला में कुल गुणसूत्र 44XX व पुरुष में कुल गुणसूत्र 44XY होते हैं। और जब युग्मक के दौरान इन गुणसूत्रों में अर्धसूत्री विभाजन से इनकी संख्या आधी रह जाती है। उसके बाद इन पुरुष और महिला के गुणसूत्रों के मध्य या कह दे इनके मध्य जब निषेचन क्रिया होती है, तो यदि महिला का 22X पुरुष के 22X से मिले तब पुत्री का निर्माण, और अगर महिला का 22X पुरुष के 22Y से मिले तब पुत्र का निर्माण होता है। अतः पुत्र या पुत्री होने की संभावना 50-50% रहती है, ये आपको लिखना है। और डायग्राम बना दो बस, ये बनाते ही और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूरे नंबर आएंगे आपके, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला देखो
प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल ये है। अब देखो ऐसे अपवर्तनांक का फॉर्मूला है ये, बस सब खत्म होने वाला है, थोड़ा देखते हैं। अपवर्तनांक का फॉर्मूला देखो ये है। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक ये माध्यम फर्स्ट में वेग बटे माध्यम सेकंड में वेग, सेकंड में वेग। अब देखो अपवर्तनांक बराबर कर दें, यहां कांच में प्रकाश का वेग बटे निर्वात में प्रकाश का वेग। अब अपवर्तनांक का मान कितना दिखा है हमारे पास? 1.50 और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो यानी हमें अपवर्तनांक 1.5 बराबर कांच में प्रकाश का वेग निकालना है। कांच में प्रकाश का वेग ये निकालना है बटे निर्वात में कितना है? 3 × 10⁸। तो कांच में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश का वेग बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 गुना तिरछा गुना हो जाएगा ये, तो 3 × 10⁸। तो यहाँ गुणा कर दो, 15 45 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालना है। ठीक है, इसके बाद देखो दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष क्या है? इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? किरण चित्र बनाइए, ये पीछे बनाया है मैंने आपको, ये बना सकते हो, आपको नोट्स में लिखा है। क्या लिखना है दूरदृष्टि दोष में? क्या लिखना है? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। क्या लिखेंगे? दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। और फिर लिखेंगे इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे? इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। देखो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मैंने बताया था याद करने का तरीका, दूर निकट, उत्तल अवतल। देखो इसमें 2 शब्द, इसमें 3 शब्द, तो कम शब्द वाला ये कम शब्द उत्तल वाला, अधिक वाला ये अवतल, 4 है अधिक वाला। तो दूर के साथ उत्तल, निकट के साथ अवतल। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। इसका डायग्राम मैंने बनवाया आपको। इसमें चित्र जो बनेगा ना, उसमें जो किरण चित्र बनता है वो क्या है? पर्दे के पीछे यानी रेटिना के पीछे बनता है चित्र, उसको आगे लाने के लिए क्या करते हैं? फिर उत्तल लेंस को लगाते हैं। इसका मैंने आपको कॉपी बना रखा है, इसका किरण आरेख आप खींच लो वहां से। फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, है ना। और ये फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम भी मैंने करवाया है। और कहाँ करवाया है? क्या लिखा है कि जब बायां हाथ है, ये बायां हाथ है ना, और बायां हाथ में क्या 3 अंगुली लेनी है, एक तो अंगूठा, एक ये तर्जनी और एक ये मध्यमा, 3 है ये, देखो ये 3, 1 2 3, ये अंगूठा है, इसको बोलते तर्जनी, ये मध्यमा। तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए। देखो तीनों को एक दूसरे के लंबवत, डायग्राम बनाओगे आप, बना दिया पीछे मैंने, एक दूसरे लंबवत रखा जाए। तो अंगूठा है, ये क्या है? विद्युत बल की दिशा को दर्शाता है। तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और ये मध्यमा है, ये क्या? विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। अंगूठा विद्युत बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ऐसे डायग्राम बनाना आपको इसके अंदर। ठीक है, ये है फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। तो आज अपना जो हो गया ना, यहाँ तक खंड ब तक पूरा हो गया। अपने अगली क्लास में जो है ना, हम खंड स करेंगे। इसमें बड़े वाले प्रश्न दे रखे हैं ना, 14 से लेकर लगभग 20 तक है ये, है ना, 14 से लेकर 20 तक, अथवा वाले भी करेंगे साथ में। तो हम 14 से 20 तक हम अगले अपनी क्लास में करेंगे यहाँ से। और ये अपना प्री बोर्ड का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, और इसको आपको ढंग से पढ़ना है। दोनों 2 वीडियो बनेंगे, दोनों आपको ढंग से देखने हैं, उनको पूरा रट लेना है, छोड़ना नहीं है। एग्जाम में इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।